हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? कार्बन डाइऑक्साइड मेथड की बात कर रहे थे। तो जब हम अपनी हवा जो हम छोड़ रहे हैं, वो हवा जो है वो हीट अप एयर होती है और वो एक वेस्टेज एयर होती है फॉर अस। तो हमारी बॉडी में से जब ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन जितनी बॉडी को चाहिए वो उसको ग्रास्प कर लेता है और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकाल देता है। तो हम कितने जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इस मेथड को हम मेजर करने के लिए, रेस्पिरेटरी मेथड को मेजर करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड मेथड को यूज कर रहे हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेथड में क्या हो रहा है कि जो हम एयर छोड़ते हैं, उस एयर में से हम इंफ्रारेड रेज को निकालेंगे और इंफ्रारेड रेज जो है वो जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ जो इंफ्रारेड रेज होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसको हम लॉसेस की फॉर्म में हीट सिग्नल बोल देंगे। तो वो जो हमारा लॉस सिग्नल है उसको हम दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेजर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो कैसे ये काम कर रहा है, इसका बेसिक मैंने अभी आपको बताया, ये काम कैसे करता है हम देखते हैं। हाँ जी, ये डायग्राम देखो। हमारे पास यहाँ पे दो कंटेनर पड़े हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ दो कंटेनर पड़े हैं, एक टेस्ट कंटेनर है और एक रेफरेंस कंटेनर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो टेस्ट कंटेनर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, और ये जो रेफरेंस कंटेनर है इसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी, नाइट्रोजन गैस डाल दी। ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास एक चॉपर मोटर लगी हुई है और इस मोटर के नीचे हमारे पास एक डिस्क है। ये डिस्क जो है ये इसको रोटेट करने में ये चॉपर हेल्प करता है। और दो हमारे पास ये राइट में और लेफ्ट में इंफ्रारेड सोर्स लगे हुए हैं जिसमें से इंफ्रारेड रेज निकलेंगे। अब ये इंफ्रारेड रेज जब निकलेंगी तो ये हमारी ये टेस्ट गैस जो है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें इंफ्रारेड रेज जाएंगी, और ये जो डिस्क है ये साथ साथ में रोटेट होती जाएगी, और इधर से इंफ्रारेड सोर्स से जो हमारी गैस है जो कि सॉरी रेज है वो नाइट्रोजन गैस पे फॉल करेंगी। अब जिसमें एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे जो उनसे भी रेज ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, और इसमें से जौन सी रेज इंफ्रारेड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, वो सारी की सारी जो वेस्टेज है या लॉस ऑफ हीट सिग्नल है, लॉस सिग्नल है जो हीट सिग्नल की फॉर्म में है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इधर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का और इस साइड आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस का। सो जब यहाँ से इंफ्रारेड रेज फॉल करनी स्टार्ट हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ हमारी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ जो है वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो हीट सिग्नल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, जो लॉस आएगा वो कंपैरेटिवली कम होगा इस नाइट्रोजन गैस के लॉस के कंपैरेटिवली, यानी कि इस साइड पे हीट सिग्नल जो है वो कम होगा और जो राइट साइड पे नाइट्रोजन वाली साइड पे हीट सिग्नल होगा वो ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा सिग्नल वीक होगा तो ये जो कंडेंसर लगा हुआ है ये हमारे वीक सिग्नल की तरफ को मूव कर जाएगा, यानी इस तरफ को इसका डायाफ्राम मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नल हमारा वीक सिग्नल है, तो ये जो वीक सिग्नल है ये हमारा एम्पलीफायर सिग्नल इसको एम्पलीफाई कर देगा, और जो नाइट्रोजन सिग्नल है इसको इतनी एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा नाइट्रोजन सिग्नल एज इट इज जो हीट सिग्नल है यहाँ से वो यहाँ पे जाके रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। वेयर एज क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लॉस सिग्नल था, हीट सिग्नल था, उसको एम्पलीफाई करेंगे। देन हमने यहाँ पे इंटीग्रेटर लगाया हुआ है जो कि एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के साथ उसको एम्पलीफाई करके मेजर करता जाएगा और उसकी मेजरमेंट हमें मीटर पे शो होती जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि कितना इंफ्रारेड सिग्नल जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, यानी कि कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो वेस्टेज था जो हमारी बॉडी से निकला, वो हम यहाँ पे मीटर पे उसको देख लेंगे और रिकॉर्डर पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो, अगर हम बिल्कुल भी सिग्नल को एब्जॉर्ब नहीं करते, बिल्कुल भी इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते जो कि नाइट्रोजन गैस ने किया, जिससे कि हमें पता लग गया कि अगर हमारी रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हुई होती तो उतनी ही ज्यादा लॉसेस आने थे, उतना ही ज्यादा हीट सिग्नल आना था। लेकिन अगर हमारी रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है तो हमारा जो हीट सिग्नल है या जो लॉस सिग्नल है वो कम होगा। तो वही चीज यहाँ पे शो हुई है कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में हीट सिग्नल कम है, दैट मीन्स हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है,
और अगर यहाँ पे हीट सिग्नल ज्यादा आ जाता है इन कंपैरिजन टू या नाइट्रोजन के हीट सिग्नल से, दैट मीन्स हमारे रेस्पिरेशन सिग्नल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ये मेथड क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड मेथड सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम जी मैम। नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। नो मैम। नो मैम। हर्ष, जगजीत, मलिक, करण, कोई डाउट मैम है? मैम नो जो मैम। इंटीग्रेटर रिकॉर्डर वाला है ना नो वो बता मैम। दो फिर से। एक मिनट, करण क्या पूछ रहे हो? मैम इंटीग्रेटर रिकॉर्डर वाला फिर से बता दो। इंटीग्रेटर में बेटे, इंटीग्रेटर सर्किट में क्या लगा होता है? हमारा ऑप एम्प होता है और उसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, यही होता है ना इंटीग्रेटर सर्किट, हाँ जी हाँ फीडबैक जी प्रोवाइड करता है जो। तो यहाँ पे हाँ इंटीग्रेटर जी। सर्किट क्या करेगा, उसको सिग्नल को फीडबैक प्रोवाइड करता जाएगा, कंपेयर करता जाएगा कि जो हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होके आया है, मीटर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकता है या मीटर उसको प्रॉपरली डिस्प्ले पे शो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ओके। इंटीग्रेटर का बेसिक काम क्या है, उसने सिर्फ सिग्नल को इंटीग्रेट करना है ताकि मीटर पे प्रॉपर रीडिंग आ सके। और रिकॉर्डर? रिकॉर्डर जो है यहाँ पे हमारा ये भी डिस्प्ले है, ये नाइट्रोजन गैस वाले सिग्नल को रिकॉर्ड करेगा और जो ये मीटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिग्नल को रिकॉर्ड करेगा, ओके ओके जिससे कि ओके दोनों को में कंपैरिजन करके हमें पता लग जाएगा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं बस यही थे दो। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेथड था। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज एपनोवा। एपनोवा मेथड, एपनोवा डिटेक्टर बोलते हैं इसको। दिस इज एपनोवा डिटेक्टर। अब एपनोवा डिटेक्टर में हम कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम को देखेंगे, कैसे हम अपनी रेस्पिरेशन को मेजर करेंगे। इसमें क्या होता है, एपनोवा डिटेक्टर से हम देखते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, उसकी जो रेस्पिरेशन है वो कुछ टाइम के लिए रुक तो नहीं गई। अगर वो उसकी रेस्पिरेशन कुछ टाइम के लिए रुक गई है तो उसको मेजर करने के लिए हम एपनोवा डिटेक्टर को यूज करते हैं। बेसिकली ये चेक करता है कि हमारी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप तो नहीं हुई। ये किस कंडीशन में होता है, अगर हमारी हेड इंजरी हुई हो, हमारे दिमाग पे चोट लग गई हो, हेड इंजरी हुई हो, या ड्रग ओवरडोज हो जाती है जिससे कि हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई। इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम ये एपनोवा डिटेक्टर को यूज करते हैं। और एपनोवा क्या करता है, ये प्री मैच्योर बेबीज हो जाते हैं जो टाइम से जो 9 मंथ्स कंप्लीट किए पहले जो हमारे बेबीज हो जाते हैं, उसमें भी जो उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम एपनोवा डिटेक्टर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एपनोवा जो है ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, इफ एपनोवा परसिस्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड देन ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो डैमेज हो सकती है। मतलब अगर हमारी रेस्पिरेशन जो है वो कुछ ज्यादा टाइम के लिए रुक जाए तो हमारा ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, जिससे कि हम, हमारा जो पेशेंट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें एपनोवा डिटेक्टर के बाद हमें उसकी ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो एपनोवा मॉनिटर है ये ऑडियो सिग्नल और विजुअल सिग्नल, मतलब हम लाइट की फॉर्म में सिग्नल को देखते हैं और ऑडियो सिग्नल से हम इसको सुन भी सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, या कितने टाइम के लिए जो हमारी रेस्पिरेशन है वो रुकी है, कितने टाइम के लिए हमारी ब्रीदिंग रुकी है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। दिस इज अ डायग्राम। अब इसमें जो हमारा पेशेंट की बॉडी से जो हमारा सेंसर ने है उसने एक सिग्नल को कैच किया जो रेस्पिरेटरी सिग्नल था। उसके बाद हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एम्पलीफाइड सिग्नल आ चुका है। उसके बाद लगा हुआ है मोशन चैनल और रेस्पिरेशन चैनल, जिसके अंदर नेगेटिव डिटेक्टर और पॉजिटिव डिटेक्टर और कंपैरेटर है। तो बेसिकली यहाँ पे आके क्या होगा, हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे। सपोज मैंने एक 1.5 थ्रेशोल्ड सेट कर दिया।
अगर हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज जो भी हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है, अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है अपर पार्ट में वो 1.5 से ज्यादा है तो वो सिग्नल इधर चले जाएगा। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1.5 से कम है तो वो सिग्नल रेस्पिरेशन चैनल पे चले जाएगा। जब वो मोशन चैनल पे गया तो अगर हमारा 1.5 से फ्रीक्वेंसी कम आनी शुरू हो गई तो वो नेगेटिव डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। अगर 1.5 से ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है तो पॉजिटिव डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और आगे कंपैरेटर सर्किट कंपेयर करेगा कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो कितने आ रहे हैं। और उसको मेजर करने के बाद हमारे दो तरह के सिग्नल कंपैरेटर जो है वो आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा। अगर तो हमारा सिग्नल जो है वो हमारे थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है तो हमारा लैंप यहाँ पे लाइटन अप हो जाएगा, लैंप यहाँ पे जग जाएगा जो कि मोशन शो करेगा। और अगर हमारा सिग्नल जो है वो थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इंडिकेट करेगा, यानी ये वाला लैंप जो है वो ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब अगर तो पर्सन या पेशेंट जो है वो प्रॉपर फिट है, उसकी रेस्पिरेशन सारी सही की सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हमारा ये रेस्पिरेशन वाला जो लैंप है ये ग्लो करना चाहिए। ठीक है। दूसरे केस में अगर हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम थी 1.5 से तो उसको हम ये रेस्पिरेशन चैनल पे ले आते हैं। लो पास फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी चाहिए थी, यानी कि 1.5 हमें चाहिए, उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ये इधर नहीं आने देगा, उसको ऊपर भेज देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे लो पास फिल्टर क्या करेगा, हमें सिर्फ जो 1.5 से कम वाली फ्रीक्वेंसी है उनको आगे भेजेगा और 1.5 वाली फ्रीक्वेंसी को ऊपर भेज देगा। तो आगे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे श्मिट ट्रिगर लगा हुआ है। श्मिट ट्रिगर क्या करेगा, इस अलार्म सर्किट को ट्रिगर करेगा, यानी इस अलार्म सर्किट को चलाएगा। और एपनोवा डिटेक्टर सेलेक्ट सर्किट में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेटर लगे हुए हैं और ये अलार्म सर्किट को चलाने के लिए जो भी हमें एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए या इस अलार्म सर्किट को ड्राइव करने के लिए जो सर्किट चाहिए वो लगे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, ये रेस्पिरेशन चैनल है, यहाँ पे ये अलार्म सर्किट को जनरेट करेगा। अलार्म सर्किट जब यहाँ पे चलेगा तो स्पीकर पे हमें अलार्म सर्किट की आवाज सुनाई देगी और इसकी आवाज से भी हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा पर्सन है वो प्रॉपर रेस्पिरेशन उसकी काम कर रही है या नहीं कर रही, या अगर हमारी रेस्पिरेशन रुकी है तो वो कितने टाइम के लिए रुकी है। ये बेसिकली जो नीचे वाला रेस्पिरेशन चैनल वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा रेस्पिरेशन चैनल पार्ट इसीलिए बना है ताकि ये चीज डिटेक्ट कर सके कि हमारा जो अलार्म सर्किट है वो कितने टाइम के बाद जनरेट हुआ। अलार्म सर्किट कब जनरेट होगा, जब रेस्पिरेशन रुक जाएगी। अगर एक पेशेंट ने कुछ टाइम के लिए सांस लेनी बंद कर दी तभी ये अलार्म सर्किट जनरेट होगा और हमारे स्पीकर पे अलार्म की आवाज हमें सुनाई देगी। और कितने टाइम के लिए अलार्म सर्किट जनरेट हुआ है वो टाइम से हम एस्टिमेट लगा लेंगे कि हमारे पर्सन या हमारा जो पेशेंट है उसकी रेस्पिरेशन कितनी देर के लिए रुकी, उसकी ब्रीदिंग कितनी देर के लिए रुकी। सो इस मेथड से हम ये शो कर लेते हैं, हमें इस मेथड से ये पता लग जाता है कि एक पर्सन जो है अगर उसकी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है या ब्रीदिंग रुक रही है तो वो कितने टाइम के लिए रुक रही है। क्लियर है। इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। यस क्लास। नो मैम। नो हर्ष, मैम, समझ आ गया। नो मलिक, मैम। करण। नो मैम। नो मैम। मैम समझ आ गया। Okay. इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। हाँ जी, इसमें मोशन चैनल और रेस्पिरेशन चैनल दो थे। मोशन चैनल में क्या मतलब कि उसमें डिस्टरबेंस जो है वो मेजर करता है। इस डायग्राम में देखो, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया शो मोशन, शो मोशन मींस ये डिस्टरबेंस बता रहा है कि हमारी रेस्पिरेशन सिग्नल में कितनी डिस्टरबेंस है। और ये वाला लैंप जो है अगर ये इंडिकेट करता है दैट मीन्स हमारी रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर डिस्टरबेंस होगी तो ऊपर वाला लैंप ग्लो करेगा, अगर नहीं होगी तो नीचे वाला लैंप ग्लो करेगा। अगेन यहाँ पे हमने 1.5 हर्ट्ज का एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिया था। अगर उससे ऊपर वाला है तो मोशन है, अगर उससे नीचे फ्रीक्वेंसी है तो वो रेस्पिरेशन चैनल को चली जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो पॉजिटिव डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और अगर उसके फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से नीचे है तो नेगेटिव डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। जो मोशन चैनल की आउटपुट है वो कंपैरेटर सर्किट को दी हुई है जो कंपेयर करेगा हमारे सिग्नल को और उसमें हमारा एक लैंप ग्लो करेगा।
अगर डिस्टरबेंस वाला है तो ऊपर वाला, अगर नहीं है डिस्टरबेंस प्रॉपर है तो नीचे वाला। और अगर कोई रेस्पिरेशन नहीं आ रही तो श्मिट ट्रिगर सर्किट जो हमने किया था वो हमारे अलार्म सर्किट को स्विच कर देगा, ऑन कर देगा। और अपनोआ पीरियड सेलेक्टर सर्किट में हमारे अलार्म ऑसिलेटर लगा हुआ है और एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो अपनोआ पीरियड सेलेक्ट क्या करेगा, अलार्म सर्किट को ड्राइव करेगा और अलार्म सर्किट हमारा स्पीकर के साथ कनेक्टेड है। और अगर यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन नहीं आ रही, सपोज 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, तो उस टाइम के लिए हमारा स्पीकर जो है उससे हमें आवाज आनी शुरू हो जाएगी और हमारी जो फ्लैश लाइट है, जो हमारी लाइट थी वो फ्लैश करने लग जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे रेस्पिरेशन में डिस्टर्बेंस है और हमारी रेस्पिरेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए रुकी हुई है। क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके, तो आज हमने दो तरह के सर्किट पढ़े हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक अपनोआ। ये कोडिंग कैसे करते हैं ये हमने इतना डिटेल में नहीं जाना। सो आज हमारा ये जो टॉपिक था दैट वाज रेस्पिरेशन रेट मेजरमेंट वाला टॉपिक, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड साहिल, फरजान और सौरभ को मेरा एक मैसेज दे देना कि उनकी जो पेंडिंग है सेमिनार्स वो अगर देना चाहते हैं तो मुझे बता दें। ओके मैम। ओके, कोई इशू कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लेना, दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना। वीडियो भी आई डोंट नो प्रॉपर बनी होगी कि नहीं, क्योंकि मैं एक मैम बार इन दोनों में से कौन सा मेथड आता है ज्यादातर? सिंपल ही आएगा आपको कि रेस्पिरेटरी रेट मेजरमेंट के मेथड्स बताओ। ओके। सो पहली वाली वीडियो पता नहीं रिकॉर्ड हुई है प्रॉपर के नहीं, बिकॉज आई वाज डिलीवरिंग द लेक्चर और मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि आप लोग हो ही नहीं क्लास में। कोई मैसेज नहीं भेज रहे, कुछ नहीं, कनेक्टिविटी इशू तो बता तो दो ना बेटा। ठीक है, और एक ओके चीज मैम। और, जी मैम।